Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses of parliament on Monday. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Ashwini Vaishnav responds to discussion on the functioning of Railways Ministry in the Rajya Sabha, stresses government fully committed towards comprehensive development of the railways, says cutting-edge technology being used in building new coaches and laying of new railway tracks. Lok Sabha discusses demands for grants for railways for the year 2025-26. Rajya Sabha discusses multiple finance bills pertaining to appropriations and the Manipur budget for 2025-26. Opposition, Treasury clash on the situation in the state. Ruling party members stress people in Manipur know that the BJP and Prime Minister Modi are helping them. And Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar attends the House for the first time after recovering from illness. Members give a warm welcome to the chairman. Leaders of the House, JP Nadda and opposition leader Mallikarjun Kharge wish for his good health and well-being. The chairman expresses gratitude towards all. Now, news from the Lok Sabha. The proceedings in the Lok Sabha began with the question hour as usual. Questions scheduled on Mondays in the Lok Sabha are from the Ministries of Corporate Affairs, Culture, Education, Environment, Forest and Climate Change, Finance, Labour and Employment, Skill Development and Entrepreneurship, Tourism, Youth Affairs and Sports. Giving an oral answer to a question on conservation of historic artifacts, Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat mentioned about the steps being undertaken for the conservation of history. He especially mentioned about the digitization of historical documents which would make them easily accessible. नेशनल आर्काइव्स का इस तरह का डिजिटाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जहां पिछली समय में आज से 10 साल पहले तक एक साल में लगभग 3-4 लाख पन्नों का इस तरह का कंजर्वेशन का काम होता था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डिजिटाइजेशन ऑफ नेशनल आर्काइव्स रिकॉर्ड्स प्रारंभ किया है, उसके तहत पिछले केवल एक फरवरी माह में, मैं फरवरी माह इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो है साल का सबसे छोटा महीना होता है, 6,40,000 से ज़्यादा पन्नों को हमने कंजर्व किया और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम हमारे नेशनल आर्काइव्स में चल रहा है, जिसमें हम लगभग 3 करोड़ पेजेस को अब तक डिजिटाइज कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में इसी तरह के इनिशिएटिव्स जो है सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में देश के सारे कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स को उन्होंने आग्रह किया है, जिसको नेशनल आर्काइव्स जो है हमारी एक्सपर्टीज़ के चलते हुए हम उनको भी मेंटरशिप कर रहे हैं कि देश के सारे इस तरह के जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी हम आर्काइव करें। और इन आर्काइव्स ये जो आर्काइव्स डॉक्यूमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिनको हमने डिजिटाइज किया है उनको अभिलेख पटल पर हमने पब्लिक एक्सेस के लिए रखा है, ताकि लोग, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग उन सबको पढ़ सकें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में घोषित किया, जिसमें इस तरह के सारे दस्तावेज न केवल आज़ादी से जुड़े हुए अपितु ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी हजारों साल की है, बाघ की छाल पे लिखी, जो पेड़ की छाल पे लिखी हुई, भोजपत्र, ताड़पत्र, सिल्क के कपड़े पर लिखी हुई, हैंडमेड पेपर्स पर लिखी हुई, जो लगभग 2000 साल पुरानी तक जितनी भी रिकॉर्ड्स, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स सरकार के पास में, राज्य सरकारों के पास में, आर्काइव्स के पास में, प्राइवेट लोगों के पास में, म्यूजियम्स के पास में, यूनिवर्सिटीज़ के पास में, उन सब का जो है कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन हम ज्ञानम भारतम मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनाउंस हुआ उस पर करने वाले। निश्चित रूप से इस तरह के दस्तावेज भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो हम सब के लिए अमूल्य थाती है। उनका कंजर्वेशन करके उस रिकॉर्ड को सारे को डिजिटाइज करके पब्लिक के पास में के लिए रेडी रेफरेंस के लिए उपलब्ध हो, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं।
Replying to a query on awareness regarding e-Shram portal, Minister of Labour and Employment Dr. Mansukh Mandviya informed the House that over 30 crore 70 lakh people from the unorganized sector have registered on the e-Shram portal. माननीय अध्यक्ष जी, देश में पहली बार 2021 में देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की सूची बनाने के लिए तय करा। आज मुझे खुशी है क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर होते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले असंख्य लोग होते हैं। उसमें से 30 व्यापक सेक्टर में 400 व्यवसायी लोगों की सूची बनाने के लिए सरकार ने एफर्ट करा। मुझे आज बताते हुए खुशी हुई है कि आज ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 70 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यवसायी लोग हैं, उसको एक ई श्रम नंबर मिलता है। ये नंबर के आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है कि ई श्रम पोर्टल पर वो रजिस्टर तो हो गए, लेकिन रजिस्टर हो जाने से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं, उसको कई टाइप की भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ा गया है, ताकि ऐसे लोगों को मैपिंग करने में सरकार को भी सुविधा रहेगी और स्वयं को भी सूचित रहेगा कि मैं कौन सी योजना के लिए एलिजिबल हूँ। उसके लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 प्रकार की ऐसी योजना है जो भारत सरकार की योजना में एक ही प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से पता चलता है कि कौन सी योजना के लिए वो एलिजिबल है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फॉर एग्जांपल अध्यक्ष महोदय, कोई गांव में कोई गरीब परिवार के व्यक्ति है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा, तो तुरंत ही हाउसिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, ग्राम विकास मंत्रालय उसको चेक करेगा, उसमें से फ्लैग होगा कि उसके पास आवास नहीं है, तो तुरंत ही उसका अप्रोच करके लास्ट माइल व्यक्ति तक उसका फायदा हो। प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा उसको। यस, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं मिलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइवेट उसी को मिलेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ, मिल जाएगा मगर वो मैपिंग वो ई श्रम पोर्टल नहीं देंगे, मेरा मंत्रालय नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ग्राम विकास मंत्रालय मैपिंग से उसको पता चलेगा कि ये श्रमिक है, उसके पास आवास नहीं है, तो मैपिंग करके तुरंत ही उसको इंटीमेट करेंगे कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है और आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। After the question hour, important papers were laid on the table of the Lok Sabha. The papers tabled on Monday consisted of documents from the Ministry of Culture, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Employment, Ministry of Education and Ministry of Corporate Affairs. Reports of the Standing Committee on Defence, Standing Committee on External Affairs, Standing Committee on Social Justice and Empowerment were also tabled. The House also passed a motion related to election of 2 members to the Court of University of Delhi. Members from different political parties then raised matters of urgent public importance concerning their constituencies. Let us listen in some of the excerpts from the issues raised. बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है, इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। Our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir, like what UK have done. UK has done a layered tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down
sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कोनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कोनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवारा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कोनार डैम से नहर का जो है योजना 78 में चालू हुआ और आज तक ये 50 वर्ष के करीब हो गए हैं, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और एक भी गांव में पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि ये सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार पूरी करे, यहाँ हाइडल पावर लगाए और यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करे ताकि लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले। Let us now listen into some excerpts from the general discussion that took place on the demands for grants under the control of the Ministry of Railways for 2025-26 in the Lok Sabha. महोदय 25-26 के बजट के लिए सुरक्षा संबंधी पहलों पर खास ध्यान देते हुए 1,16,516 करोड़ रुपए व्यवस्था किया गया है महोदय, जिसमें ट्रेन नवीकरण, सिंगलीकरण, अपग्रेड, दूर संचार सुधार, नए रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इससे पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि रेल यात्रा करने वाले हमारे यात्रियों को हर सुविधा उनको आवंटित हो। महोदय, इस वर्ष में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाते हुए 1000 आरओबी और आरयूबी का निर्माण कराया जाएगा और पूरे देश में अब एक कहीं भी सिग्नल के लिए लोगों को न गाड़ियों को और न ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे सरासर गाड़ियां आएगी जाएगी, क्योंकि कहीं आरओबी होगा, कहीं यूआरबी होगा। यह व्यवस्था करने का काम यह हमारे रेल मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर करने का काम किया है। You have to be sympathetic towards the passengers of COVID affected during COVID period. Lot of trains have been stopped, madam. Further, after the COVID, especially in my parliamentary constituency also, no train has been restored. This is very, very, very pathetic. This has to be, this I have brought it to the knowledge of railway officials and MR also so many times. But nothing, not even one train has been restored, madam. This is, this has to be taken up, because Bittu ji, this is very, very, very important. मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को रेलवे के इस बजट पूरा करने का एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के पिछले 10 सालों के अगर हम काम का लेखा जोखा देखें तो रेलवे ने इन 10 सालों में अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में पूरे देश का ध्यान रखते हुए, हमने देखा है कि रेल जहां आज़ादी के बाद हमने रेल नहीं देखी थी, रेल की पटरियां नहीं थी, वहां भी रेल की पटरियां बिछाई गई है। और इन वर्षों में आज़ादी के बाद 31,180 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया गया, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बराबर है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हुआ है। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। News now from the Rajya Sabha. On the commencement of proceedings in the Rajya Sabha on Monday, the House welcomed the chairman, Jagdeep Dhankar, after his recovery from illness. Both leaders of House, JP Nadda, and leader of opposition, Mallikarjun Kharge, welcomed the chairman. Leader of the House in the Rajya Sabha, JP Nadda, congratulated Chairman Dhankar on his speedy recovery and for taking up duties again. सभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और सारे हाउस की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वास्थ्य लाभ लेकर आज पहली बार सदन में आए हैं। मैं सदन की ओर से आपको
सबकी ओर से आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए और सकुशल आपने फिर से अपना कार्यभार संभाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और सबकी ओर से, सभी हाउस के सदस्यों की ओर से आपका स्वास्थ्य जीवन रहे और लंबा जीवन और मंगलमय रहे, ये कामना करते हुए आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। During 0 hour in the Rajya Sabha on Monday, members from various parties raised issues of public interest and urged the government to take action. Issues like unnecessary tests and surgeries in private hospitals, travel safety in school buses, drought-like conditions of Marathwada, renaming of colonial names of major monuments and foreign interference in India's elections were raised. In the Rajya Sabha on Monday, BJP MP Indu Bala Goswami asked the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises whether any financial assistance is provided to unemployed youth as well as SCs, STs and war heroes to start a business under the Prime Minister's Employment Generation Program. In response, MSME Minister Jiten Ram Manji stated that around 35% subsidy is provided to these beneficiaries under this scheme. जो हम लोग लाभ देते हैं उसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर या पूर्वी उत्तर क्षेत्र के, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र के या आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों को 35% तक उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है। During the question hour on Monday in the Rajya Sabha, Ashok Chauhan asked Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu whether smaller district airports could be linked to the main Mumbai airport under the Udan scheme. In response, the minister informed the House that the Udan scheme is one of the most successful initiatives providing viability gap funding to airlines. He added that with the scheme's extension, more locations and people will be connected. I'm happy that he has spoken about the Udan scheme, which is one of the most successful schemes not only in the country, but it has been praised by many other countries. And I'm very happy to say this has been the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where the thought process has been to connect all the airports together. It has been observed that many of the airports, even after building, the viability was an issue for the airlines to start the connectivity. It was at that point of time, the Udan scheme was visualized and the viability gap funding was given. What you are saying that the money is not going to the airports, but the airlines definitely is getting the viability gap funding so they can operate the airlines. And we have almost given 1.50 crore people of this country the benefit due to the Udan scheme. And I'm also happy to say that in the recent budget speech, Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has extended the Udan scheme for another 10 years. What was earlier thought was it would be there only for 10 years, but now we are extending because of the success. And in the last 10 years, we have connected 1.5 crore people. And in the next 10 years, we want to connect 4 crore people, sir, and bring in 120 new destinations. So we are talking about 120 new locations being connected under the Udan scheme. The discussion on the functioning of the Railways Ministry in the Rajya Sabha concluded on Monday. While responding to the discussion, the Railway Minister stated that the government is fully committed and determined to bringing comprehensive improvements in the railway sector. He assured that no effort would be spared in developing a world-class railway network in the coming years. रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज़्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर्स क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज़्यादा है।
ट्रैक का जो रिप्लेसमेंट, जो कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया कि ट्रैक का रिप्लेसमेंट के बारे में कई ने प्रश्न उठाया, मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये फैक्ट्स हैं। 50,000 किलोमीटर्स, करीब 49 समथिंग है, 50,000 किलोमीटर्स ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है। और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। LHB कोचेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से LHB कोचेस आर मच मोर सेफर कंपेयर टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ ICF कोचेस। इसके करीब 41,000 LHB कोचेस बन गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने ICF कोचेस थे उन सब को रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेस। कोविड में पैसेंजर्स में स्वाभाविक तौर पे दुनिया भर में, देश भर में एक बिहेवियरल चेंज आया था, तो रेलवे की तरफ से दूसरे मोड्स में शिफ्ट हुए थे, वापस रेलवे की तरफ आने लग गए पैसेंजर्स। इस साल 700 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। लोकोमोटिव प्रोडक्शन में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। 1,400 लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप को अगर ऐड कर दे उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, एक बड़ा अचीवमेंट है। और 2 लाख के आसपास वैगन ऐड हुए पूरी फ्लीट में। 14,000 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया गया है। ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन भी चेंज कर रहे हैं बहुत एक मेथोडिकल तरीके से, और अच्छा इसमें AI का उपयोग और कई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग भी ब्रिजेस के मेंटेनेंस में किया जा रहा है। डिजिटल कंट्रोल जो कि रेलवे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और सबसे पहले शुरुआत जब हुई थी उसके बाद में थोड़ा स्पीड पकड़ी थी, लेकिन जो रियल मास स्केल पे डिजिटल कंट्रोल आना चालू हुआ वो अब हुआ है, और अब 3,300 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आ चुके हैं। Discussion on multiple finance bills pertaining to appropriations and the Manipur budget for 2025-26 was held in the Rajya Sabha on Monday. Let us listen into some excerpts of the discussion. मणिपुर छोटा राज्य है, इसलिए आपको यहाँ करोड़ और लाख में दिखता होगा। 2 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है सभापति महोदय, लेकिन ये देवभूमि है। ये मणिपुर जो है, यहाँ का अंत्य संस्कार, यहाँ का बाल संस्कार, यहाँ का विवाह का संस्कार, यहाँ की हर चीजें हमारी प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक परंपरा के जैसा होता है। किसी को अगर देखना है मणिपुर देखो, मणिपुर की अच्छी चीजें बाहर बताओ। मणिपुर की जो बातें आप लोग बोल रहे हैं वो विपरीत बातें हैं। हमको मणिपुर की अच्छाई हमारे दुनिया के सामने लाना है। मणिपुर का मार्केट, वहाँ की ऑर्गेनिक चीजें, वहाँ के ऑर्गेनिक फल, वहाँ के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, मणिपुर के लोग सिंसियर है। 7 मार्च 2024 को जो अनाउंसमेंट हुआ, वो 10,037 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल और अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ी परियोजनाओं का अनाउंसमेंट हुआ है। उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, उसमें भी सबसे बड़ा अगर पैसा कहीं जा रहा है तो मणिपुर को जाएगा। सर, यह मोदी सरकार ही है। अगर देश में देखें तो देश में अगर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बना तो मोदी सरकार ने मणिपुर में ही बनाया। यह मणिपुर से लगाव है सर। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, अब सुनते जाइए, जो 2017-18 में अप्रूव हुआ, 2024-25 अभी भी चल रहा है सर। उसके अंदर मैं जल्दी बताना चाहूँगा, 8 रोड और ब्रिजेज अगर 375 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हुए तो मणिपुर के लिए हुए हैं। 235 प्रोजेक्ट अदर देन रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर 2,411 करोड़ के अप्रूव हुए हैं तो केंद्र सरकार द्वारा हुआ मणिपुर के लिए हुए हैं सर। इसके अलावा सर मणिपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मणिपुर में IT के लिए SEZ, मणिपुर में 60 बेडेड स्टेट मेंटल हॉस्पिटल, मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेकों काम मणिपुर के लिए हुए हैं। और वास्तव में जब से मोदी सरकार है, मणिपुर के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए दिल खोल करके उसके लिए फंड भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। That is all we have in House Highlights for the day. Keep watching Sunset TV. Goodbye and good night.
है।